यस, तो कैसे हैं आप लोग। और यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जीके जीएस का एआई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित जो है ये सभी क्वेश्चन है। और आज आपको बहुत मजा आएगा। और अभी से ही जो है इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो पहले तो आप इसको समझिए एक तरह से डेमो क्लास। आप लोगों को कैसा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो भी आपका रिव्यू होगा वो आप कमेंट कीजिएगा। तो पहले तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है लेवल भी हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आप समझिए इजी टू मॉडरेट वाला एआई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और जैसा आप लोगों का फीडबैक आएगा उसके बाद से जो है मॉडरेट टू एडवांस लेवल भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्लास है तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आप लोगों का रहता है। तो बहुत ही ध्यान से सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। तो आप बहुत सुन रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई हम लोग प्रैक्टिस क्यों कम करें। हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन रिवर्स। तो नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना आप स्टार्ट भी कर दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, यहां देखिए कि द गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दूसरा स्टेटमेंट कि ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। तीसरा स्टेटमेंट द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहां देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट केवल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में है आपका कि ऑल ऑफ द एबव। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि गोदावरी को तो दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है यानी पहला करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर कहा जाता है, ये भी करेक्ट है यानी पहला दूसरा करेक्ट है। और जो यमुना है ये ओरिजिनेट होता है सियाचिन ग्लेशियर से, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी पहला और दूसरा ही करेक्ट है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट को, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर नॉट सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को पढ़िए, विचार करें कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट। तो क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप सब जानते हैं, और यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से जो है, अब क्योंकि एसएससी वाले जो हैं ये कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन करेक्ट आंसर डी दिया हुआ है। ओके, डी में क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए डी में नहीं जाना है, आपको कहना क्या है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल करेक्ट दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए आप लोग कि लोकसभा के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552। दूसरा है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए 6 ईयर टर्म्स। और तीसरा स्टेटमेंट है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम एमॉन्ग इट्स मेंबर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ध्यान से देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि भाई जो टेन्योर होता है वो 5 सालों का होता है, न कि 6 सालों का होता है। और पहला स्टेटमेंट जो 552 का है ये तो करेक्ट है।
और स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम एमोंग लोकसभा जो है एमपीज के द्वारा होता है। तो यानी कि लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम एमोंग इट्स मेंबर, ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों के बारे में विचार करें। विचार कीजिए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। दूसरा है कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तीसरा है शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। अब यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आप कहेंगे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय त्योहारों के बारे में विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फेस्टिवल। पहला स्टेटमेंट क्या है कि पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा है कि बैसाखी सिख नव वर्ष का प्रतीक है। तीसरा है कि ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटक। अब क्या लगता है आपको, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यहाँ से तो साफ साफ आपको मालूम चल रहा है कि ओनम जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कर्नाटक का नहीं होता है। कहाँ का होता है? केरल का होता है। तो मतलब पहला और दूसरा करेक्ट होगा स्टेटमेंट, यानी राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2, क्योंकि ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल नॉट कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विचार करें। पहला क्या है कि असम में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है कि पडक्कल स्मारक द्रविड़ और नागर वास्तुकला का संयोजन दर्शाते हैं। और तीसरा है कि एलिफेंटा गुफाएं चेन्नई के तट के पास स्थित है। इतना तो समझ में आ गया है कि पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। असम में 2 है, काजीरंगा मानस सही है, और ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पटाकल का वो द्रविडन और नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में है। ये एलिफेंटा केव्स वाला कहीं ना कहीं लोचा लग रहा है, क्योंकि ये जो है कहाँ है? मुंबई में है, न कि चेन्नई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। और तीसरा है कि यह आंदोलन सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा था। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दिया हुआ है कि भाई उसके स्थापना से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था, तो ये तो डेफिनेटली है कि रॉन्ग है स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नन सही, जो असहयोग आंदोलन था ये बिल्कुल सही बात है, 1920 में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के बारे में विचार करें। क्या विचार करना है? तो पहला स्टेटमेंट है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध और एकाश्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्रह्म समाज सती प्रथा को जारी रखने का समर्थन करता है। ये तो स्पष्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। रॉन्ग आपको मालूम चल रहा होगा, तीसरा रॉन्ग है, पहला दूसरा करेक्ट है। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 कलकत्ता में किया था, और ये बात सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, और ये तो सती प्रथा को रद्द करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि अकबर के दरबार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, तानसेन मध्यकालीन भारत के महान संगीतकारों में से एक अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दूसरा है कि बीरबल जो अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तीसरा है कि टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, नवरत्नों में शामिल नहीं थे। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो ये टोडरमल
ये बात तो बिल्कुल सही है कि अकबर के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो भी नवरत्न में शामिल थे, लेकिन यहाँ क्या है, नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरा है कि उनका भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से शुरू हुआ जिसे खड़े होकर सहराया गया। तीसरा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसी अधिवेशन की अध्यक्षता की और वैदिक सुधारों का नेतृत्व किया। तो कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम है? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि उसी अधिवेशन की अध्यक्षता की और वैदिक सुधारों का नेतृत्व किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट है क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हो गई थी। पहला तो बिल्कुल सही है कि स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड हिंदुइज्म एट शिकागो 1893। इनका जो था ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। और ये जो दयानंद सरस्वती थे वो पास्ट हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1883 से पहले, जो कि ये इवेंट 1883 में हुआ था, इनका मृत्यु दयानंद सरस्वती का। और उससे पहले ही जो है मर गए थे, तो कैसे वो 1893 के इस अधिवेशन को अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों के बारे में विचार करें। क्या है पहला स्टेटमेंट, मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने इंडिका नामक विवरण लिखा। तीसरा है कि मेगास्थनीज को भारत भेजने वाला सेलुकस निकेटर था जो सिकंदर का सेनापति था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तीनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास और शासन प्रणाली में प्रथम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। जेम्स रेनल को 1782 में भारत का पहला नक्शा बनाने का श्रेय दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक से पहले ये पढ़ लेते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत से संबंधित है। दूसरा है कि भारतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न हुआ था। तीसरा है कि ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही मालूम चल गया कि ओडिसी आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये तो ओडिशा का है। तो यानी पहला और दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखिए क्या है कि घूमर एक लोक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा, बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तीसरा, गरबा गुजरात का एक युद्ध कला नृत्य है। अब आप बताइए कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये पक्का आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखिए, घूमर एक लोक नृत्य है जो राजस्थान की महिला द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी सही बात है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि गरबा गुजरात का एक युद्ध कला नृत्य है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि गरबा नहीं, डांडिया रास जो है, ठीक है, गरबा इज ए सर्कुलर डिवोशनल डांस नॉट ए मार्शल आर्ट। मार्शल फोक फॉर्म इन गुजरात इज डांडिया रास। डांडिया रास है, न कि ये है आपका गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि सत्रिया भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। दूसरा, इसे वैष्णव संत श्रीमन शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीसरा, सत्रिया नृत्य मुख्यतः केरल के मंदिरों से संबंधित है। कौन सा करेक्ट है? तो भाई, सत्रिया तो
असम का क्लासिकल डांस है, ना कि केरल के मंदिरों से संबंधित है। तो यानी वापस से पहला और दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के जनसंख्या और साक्षरता आंकड़ों के बारे में कौन सा कथन है, उस पर विचार करें। पहला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब से अधिक थी। दूसरा, सभी भारतीय राज्यों में केरल ने सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की। तीसरा, बिहार had the highest population growth rate among all Indian state। यहां पर कौन सा करेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन जो तीसरा है कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की थी, ये बिहार की नहीं थी, ये आपको मेघालय का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 में लिंग संबंधित संकेतकों के बारे में विचार करें। पहला, कि भारत में कुल लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया है। यहां है 983। दूसरा है कि केरल में सभी राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात था। तीसरा, हरियाणा ने देश में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया। तो यहां पर कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा, क्योंकि यहां आप देखेंगे कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 983 नहीं है, 943 है। ओके, अगर यहां पर 943 रहता तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है पहला स्टेटमेंट कि दिल्ली ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। तीसरा, पूर्ण आंकड़ों में महाराष्ट्र की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक थी। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली का ही है, 11,320 है। अगर सिर्फ राज्य का पूछता तो बिहार का होता, 1100 के आसपास था, यहाँ तो 11,000 है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 19 करोड़ के आसपास, और महाराष्ट्र लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन 5 करोड़, ये भी सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, असम राज्य में बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पोंगल एक फसल उत्सव है जो मुख्यतः केरल में मनाया जाता है। ओणम का संबंध पौराणिक राजा महाबली से है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि पहला और तीसरा करेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहू जो है ये आपको साल में 3 बार रोंगाली, भोगाली और काटी बिहू के नाम से मनाया जाता है। पोंगल देखिए तमिलनाडु का है, न कि केरल का है। और ओनम सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ किंग महाबली। तो यानी पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत के धार्मिक त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। दूसरा, महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जयंती है। तीसरा, बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में मनाई जाती है। अब आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको मालूम होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलिए, तो यहां पर होता है ये सेशन कंप्लीट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा एआई स्टेटमेंट बेस्ड जो है ये पहला डेमो क्लास समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पहले ही दिन नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जो क्लास है इस तरीके का इंटरेस्टिंग लगा है, मजा आ रहा है आपको, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम मॉडरेट टू एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो कैसा रिस्पॉन्स है ये तो हमको आपका देखकर ही पता चलेगा, वीडियो का व्यू या उसका वॉच टाइम।
उसी से मालूम चलेगा। अच्छा गया तो मतलब कि इस टाइप के टॉपिक्स का जो क्लासेस है वो हम टॉपिक वाइज भी लाएंगे कि एक दिन फोक डांस है उसके पूरा एआई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सेंसस है उसके स्टेटमेंट एआई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम करने का सोच रहे हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।